जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, अपने वादे के मुताबिक अतीको रहमान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि मैं लंबा बा लंबा मुल्क की जो भी खबर होगी आपसे शेयर करूंगा और उन्होंने ये भी वादा किया था कि इस चैनल से जेजे टीवी न्यूज नेटवर्क से आपको हर तरह की मालूमात मिलेगी। नाज़रीन, जैसा कि अतीको रहमान साहब स्टूडियो में नजर आ रहा होगा कि मौजूद है और अतीको रहमान साहब ने भी अपना वादा निभाया है और आप भी अपना वादा निभाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी सपोर्ट की आपकी हमें जरूरत भी है। आज हम बात करेंगे अतीको रहमान साहब से कम उम्री शादी के हवाले से जो बिल पास हुआ है इस्लामाबाद से, तो उसके हवाले से बात करेंगे कि जो बिल पास हुआ है। अतीको रहमान साहब, आप बताएं इसको आप किस नजर से देखते हैं और इस बिल में शरई अगर बात की जाए तो क्या है, या जो बिल पास हुआ है उसमें क्या है? जी वालेकुम सलाम। जो इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज स्टेन बिल 2025 पास हुआ है, मैं इसको इंतहाई खुश आइंद समझता हूँ। अब इससे पहले कि इसमें जो पॉइंट्स है मेन उस पर जिक्र किया जाए, तो आपने पहला जो है हिस्सा अपने क्वेश्चन में ये बताया है कि इसको आप किस नजर से देखते हैं। जी देखें, जो हमारे मुफ्ती हजरात हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटरप्रेट करें, मैं उनसे मुत्तफिक नहीं हो सकता। सही, क्योंकि उनके अपने जो है ना मोटिव्स होते हैं, उसके मुताबिक इंटरप्रेट करते हैं और इंतहाई नैरो होके, इंतहाई तंग नजर होके और इंतहाई रेडिकल होके इस्लाम को जो इंटरप्रेट करके मामलात को खराब करते हैं। और हम पाकिस्तानियों को बहैसियत मुसलमान पूरी दुनिया के साथ जो पेस है वो रफ्तार बराबर करने के लिए वो रास्ते रोड़े अटकाते हैं। तारीख में आप देख लें कि जितनी भी डेवलपमेंट्स मॉडर्न हुई हैं, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मुफ्ती हजरात ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान हर तरह से पहुंचाया। आपको तालीम से दूर रखने की कोशिश की, आपको मॉडर्न साइंस से दूर रखने की कोशिश की, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई उससे दूर रखने की कोशिश की। आपको मालूम है कि जब यूरोपियन, खासकर ब्रिटिश ने यहाँ पर रूल किया तो ट्रेन, रेलवे ट्रैक्स बिछाई गई, उसको भी इन्होंने खिलाफे इस्लाम करार दिया। इस तरह जब लाउड स्पीकर का शुरू किया, खिलाफे इस्लाम करार दिया गया। जो दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड में 70वीं सेंचुरी में जब प्रिंटिंग मशीन दरियाफ्त हुई तो सबको मालूम है कि ऑटोमन अंपायर ने उसकी मुखालफत की और मुफ्तियों ने कहा कि जनाब इस पे कुरान पाक या वो चीजें जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ये प्रिंट होना भी खिलाफे इस्लाम, खिलाफे शरीयत होगी। मुख्तसर ये है कि जहां जहां मॉडर्न साइंस आई, लोग तरक्की करते गए, करना चाह रहे थे, तो इन्होंने इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को दूर रखने की कोशिश की और आज भी ये सारी चीजें चल रही है। जदीद दौर में अगर मैं आपको बताता चलूं तो वाज़ेह तौर पे वो सामने चीज है। आपको मालूम है कि टेलीविजन जो 70s 80s में जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक गालिब तादाद मुफ्तियों की, मौलवियों की थे कि टेलीविजन रखना घर में आराम है या टेलीविजन देखना आराम है। और आज आप देख लीजिए कि वो लोग जिसको हराम कहते थे उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल चला के वो सारा काम कर रहे हैं। इसी तरह से और भी बेशुमार चीजें आपके सामने है। अब मैं समझता हूं कि इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन है वो स्कॉलर्स को करनी चाहिए जो दीन को दुनिया के साथ लेकर चलने वाले हैं। अगर कुरान की हम जो है ना इंटरप्रिटेशन करें या कुरान को पढ़ें, यकीन जानिए कुरान ने तो तमाम आलम की बात की है, इंसान की बात की है, इंसानियत की बात की है, इल्म की बात की है, बराबरी की बात की है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक लॉजिकल चीज को आप इलॉजिकल चीज से जो है ना उसको हराने की कोशिश करें? तो लॉजिकल क्या चीज है? देखिए, इस्लाम अगर कुरान में देखा जाए चंद चीजों के अलावा के हद, जिसको हम कहते हैं हद, कि जनाब ये करेंगे, फॉर एग्जांपल जिना के हवाले से कुरान में हुक्म है, लेकिन उसको साबित करने के लिए वो पैमाना इतना मुश्किल रखा है एविडेंस का, वो तकरीबन नामुमकिन है और आज तक उस पर कोई पूरा ही नहीं हुआ। इसीलिए चंद चीज के अलावा इंटरप्रिटेशन की जरूरत है और बड़े आप समझते हो मैं सब ब्रॉड होके इंटरप्रिटेशन की जरूरत है टू कीप पेस विद 21st सेंचुरी। अब देखा जाए फैमिली लॉज के हवाले से, तो फैमिली लॉज पहले मोहम्मदन लॉ के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उस वक्त ह्यूमन राइट्स
एसोसिएशन तंजीमों ने और लिबरल लोगों ने जो साइंस, जो पाक इस्लाम को आगे ले जाना चाहते थे, मुसलमानों को आगे ले जाना चाहते थे, उनकी कोशिशों से अय्यूब के दौर में जो मेन लॉज फैमिली लॉज के हवाले से इनेक्ट हुए वो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है। और उसको जो है ना प्रोसीड करने के लिए, प्रोसीजर लॉ प्रोवाइड करने के लिए वो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। अब आ जाते हैं बच्चों के हवाले से। अब लॉजिकल देखा जाए, हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, बच्चों के चाहे वो फीमेल है या फीमेल है, उनकी जरूरियात है। अब वो दौर नहीं है कि ये छठी या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सदी नहीं है जब सिवाय इंसान के शादी करने और खाने पीने के लिए, मर जाने के अलावा कुछ नहीं था। आज रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई है, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स, सोशल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी है। आज का बच्चा, उसको नरिशमेंट भी चाहिए, उसकी सोशल ग्रोथ भी चाहिए, उसको फिजिकल ग्रोथ भी चाहिए, उसकी लॉट ऑफ मेंटल ग्रोथ चाहिए, और उसको चाहिए कि एक कामयाब इंसान बन सके। उसको तालीम चाहिए, कम से कम उसकी तालीम मैट्रिकुलेट या इंटर होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा माशरे का शहरी बन सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेल और फीमेल। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी सदियों पहले, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये जो है ऑब्सोलीट हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ ये रिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले 16 साल थी, अब 18 साल कर दी है। बिल्कुल, जब एक डेफिनेशन है पूरे दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, जो बिलो 18 ईयर्स है। इवन आप 18 ईयर्स आप देख लें जनरल लॉ कि कोई भी 18 ईयर्स से बिलो, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए कोई मैच्योर ज़हन नहीं होता। पूरी दुनिया में ये चीज एडमिट हो गई कि 18 साल एक उम्र ऐसी होती है जिसमें मेल और फीमेल इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकता है। तो जो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ना वो मैच्योर बंदे को करना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लोगों से एग्रीमेंट कर सकता है, लोगों से और दुनिया के काम कर सकता है। वोट का आप देख ले, पूरी दुनिया में 18 साल है, क्योंकि 18 साल का नौजवान कंसीडर होता है कि जनाब वो अपने वोट को सोच समझ के इस्तेमाल करेगा। तो इस पैमाने में भी देखा जाए तो ये पूरा उतरता है। कहीं पर भी कुरान में नहीं लिखा हुआ कि जनाब 12 साल की बच्ची के साथ शादी होना जरूरी है या 18 साल। जहां पर कुरान आपको कहने के ना और कोई ऑर्डर नहीं करता तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप लॉ बना सकते हैं। तो कुरान ने कहीं नहीं रोका। तो आज 21st सेंचुरी के मुताबिक मैं समझता हूं कि इंतहाई खुशआमद है, और जितना भी लिबरल तबका है और जो समझता है कि मर्द और औरत बराबर हैं और दोनों के राइट्स जो हैं वो यकसा हैं, उनको सिमिलर है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और फिर मेडिकल साइंस भी प्रोवाइड कर दिया है कि आप एक मेंटली और फिजिकली की जो इंसान की ग्रोथ होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो 18 साल तक कम से कम उसकी ग्रोथ होती है। उसको मौके मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि चाइल्ड मैरिज की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्ची सफर करता है। तो मैं समझता हूं जो सफर शुरू होता चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 से, आज वक्त के साथ स्पेशली जो 18th अमेंडमेंट 2010 में लाई गई, उसके बाद ये जो फैमिली मैटर्स हैं या जुडिशियल मैटर्स हैं, ये प्रोविंशियल इशू हो गए। पहले सिंध ने भी इसको अडॉप्ट किया और 18 साल चाहे वो मेल है या फीमेल है उस पर लगा दिया गया कि उससे कम अगर उम्र की शादी होती है तो वो गैर कानूनी कंसीडर होगा, और जो शादी करवाने वाला है और जो इन्वॉल्व है या बड़ा बंदा है जो शादी कर रहा है चाइल्ड से, तो उसको खिलाफ सजा दी जाएगी। फिर पंजाब में भी है, इसको पहले 2006 में आई, फिर फर्दर अमेंडमेंट जो है वो 2015 में आई। तो अब इस्लामाबाद भी क्योंकि एक सेपरेट जुरिस्डिक्शन है तब 4 प्रोविंस से, तो ये बिल मैं समझता हूँ इंतहाई खुशाइंद है जो इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2025 है। अब इसमें मैं गुजारिश करूं, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है कि एक एक सेक्शंस पढ़ूं, तो इसमें जो क्रक्स है वो मैं आपको बता दूं कि सदर मुमलिकत ने इसको बिल पास किया, और इस कानून के मुताबिक जो निकाह रजिस्ट्रार है किसी ऐसी शादी का इंदराज नहीं करेगा जिसमें दुल्हा या दुल्हन में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। अगर कोई बालिग मर्द किसी नाबालिग लड़की से शादी करेगा
تو اسے 3 سال تک سخت قید کی سزا ہو سکتی ہے. جی. بہت بڑی بات ہے اور پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے جتنے بھی چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ تھے اس میں 6 سال 6 مہینے کی تھی, لیکن اس کو اب بڑھا کے. اچھا ناظرین, میں عتیق بھائی چھوٹا سا یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی عتیق بھائی نے آپ کو بتایا, آگے بھی عتیق بھائی بتائیں گے آپ کو کیونکہ سینئر قانون دان ہے. تو یہاں پر میں ایک دیسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہہ لیں کہ اپنے پیسے کے زور سے کم عمر بچیوں کے ساتھ شادی کرتے تھے, اب بوڑھے لوگ تھے جو, ٹھیک ہے جی, تو غریب گھروں کی بچیاں لے جاتے تھے, شادیاں کر لیتے تھے, اب وہ بھی شادی نہیں کر سکتے. یہ جو پہلا فیکٹ بتایا عتیق الرحمان صاحب نے. جی سر. اس کے علاوہ میں آگے چلوں گا. اس کے علاوہ یہ قانون عدالتوں کو بھی اختیار دے دیتا ہے اور دیا بہت اچھا کیا ہے, اگر ان کے علم میں کوئی کم عمری شادی لے آئے تو اسے روک سکے. یعنی کہ سو موٹو عدالت بھی نوٹس لے کے تو ان کے خلاف جو اس کرائم میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف عدالت ڈائریکٹ بھی کاروائی کر سکتی ہے. چاہے لڑکی یا لڑکا نہ بھی کوئی اپلیکیشن دے تو ڈائریکٹ تھرڈ پرسن بتا سکتا ہے کہ جناب یہ ہو رہا ہے تو وہ عدالت خود وہ ڈیسیژن لے سکتی ہے. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہو سکتی ہے. تمام اقلیتی برادریوں, سیاسی, سماجی اور مذہبی گروپوں کو مبارکباد میں سمجھتا ہوں اس موقع پر دینا چاہیے جنہوں نے اس گناہ نے جرم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی طویل جدوجہد سے کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اس کے علاوہ جو بیسک پوائنٹس ہیں فردر, اس میں یہ ہے کہ 18 سال چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, وہ منیمم ایج ہے شادی کی, اگر اس کی کوئی وائلیشن کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کے علاوہ کم عمری کی شادیوں کو جرم قرار دینا کسی بھی نابالغ کی شادی کرانے یا کروانے والے کو بھی قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا ہے. سزائیں قانون کے خلاف کرنے والے کو 3 سے لے کے 7 سال سزا دی جا سکتی ہے. اب میں اس پہ تھوڑا سا انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہوں. جی جی. میں سمجھتا ہوں اس میں فردر امینڈمنٹ کی ضرورت یہ ہے کہ 3 سال سے 7 سال کی سزا ہونی چاہیے, صرف 3 سال نہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ 3 سال کس کو ہوگی, 7 سال کس کو ہوگی یا 5 سال کس کو ہوگی. دیکھیں, اگر 18 سے کم ہو لڑکا یا لڑکی اور 16 سال سے زیادہ ہو تو اس میں اگر وائلیشن ہوئی ہے تو پھر اس کو 3 سال, اور اگر 16 سال سے کم اور 14 سال سے زیادہ ہو تو ان کو 5 سال. اور اگر میں سمجھتا ہوں ایکسپشنل کیسز میں ایسا بھی واقع ہوتا ہے کہ 14 سال سے کوئی بچہ بچی کم ہے اور کوئی بڑی عمر کا آدمی شادی کرتا ہے اور جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو ان کو میں سمجھتا ہوں 7 سال کی سزا ہونی چاہیے تاکہ ڈیٹرنس پیدا ہو اور پھر بچے یا بچیوں کو آپ ہراس نہ کر سکے اور مس یوز کر کے, کیونکہ ان کی تو نہ اپنی ول ہوتی ہے نہ ان کے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, وہ تو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں کے, باپ کے یا جو بھی ان کے سرپرست ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قانون ہے. اور میں اس پہ یہاں پر ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے جو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 ہے یا فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے, اس میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر پروگرام کریں گے. جو طلاق کے حوالے سے, مینٹیننس کے حوالے سے, جو اب آپ کو پتہ ہے طلاق ذرا سی بات ہوتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, لڑکی جاتی ہے خلا لے لیتی ہے, لڑکا چاہتا ہے 3 الفاظ نکالتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. جبکہ معاشرے کی بنیاد میں سمجھتا ہوں فیملی ہے, میاں بیوی کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کانٹریکٹ ہے اور اس پہ ڈیٹیل میں جاؤں گا, میں اس پہ بتاتا چلوں کہ بالکل یہ جو ہے نہ مرد ڈیورس پروناؤنس کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتی ہے, ایسا قانون ہونا چاہیے. اور کورٹ کے ذریعے جو ہے ڈیزولوشن آف میرج کی بات کر رہا ہوں تو وہ کورٹ کے ذریعے ہو. کورٹ جس وقت کسٹڈی آف دی چائلڈ جو ہے نا وہ انٹرسٹ آف دی چائلڈ دیکھ کے کسٹڈی کے معاملات دیکھتی ہے, اس طرح وہ حالات و واقعات دیکھ کے ڈیزولوشن آف میرج. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اسلامی ہے, شرعی ہے کہ مرد نے 3 دفعہ کہہ دیا تو عورت فارغ ہوگی, وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یہ اس میں بھی ویسے میں پھر ڈیٹیل بتاؤں گا. مختلف فقہ مختلف رائے رکھتے ہیں, لیکن وی آر لیونگ ان 21st سینچری. اسلام نے بھی پروٹیکٹ کیا. دیکھیں اسلام میں بیسک پرنسپل کیا ہے, اسلام میں ایک بیسک پرنسپل یہی ہے کہ جو یہ خاندان کی بنیاد ہے یہی معاشرے کی بنیاد بناتا ہے. جب اتنا امپورٹنٹ ریلیشن ہے خاوند اور بیوی کی, اسی لیے اسلام نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ حلال چیزوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کسی کو ناپسند فرمایا ہے تو وہ طلاق یا علیحدگی ہے. اس کو ایسے لاز بنانے کے بالکل اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے اور اسلام کے مطابق ہوگا کہ اس میں انٹرپریٹیشن کر کے ایسے قوانین بنا دیے جائیں جس میں عورت بھی پروٹیکٹ ہو اور مرد بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری عورتیں زیادہ ان پروٹیکٹڈ ہوتی ہے. آپ اس میں پھر پروگرام کریں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے. کریں گے.
तो मैं समझता हूं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। इस्लाम एक, मैं समझता हूं कि मॉडर्न रिलीजन है, और सबसे जितनी भी आप डिवाइन रिलीजन में देख लें तो लेटेस्ट ये मॉडर्न रिलीजन इस्लाम है। तो इस्लाम को भी और कुरान को भी हमने मॉडर्न और लिबरल और ब्रॉड होकर जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इन मुफ्तियों, इन मौलवियों और मुल्लाओं की दुकान ये चलती है कि हर नई डेवलपमेंट को खिलाफ ये खड़े हो जाते हैं और ये फसाद करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इनके पीछे कुछ खुफिया आते भी होती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो मुख्तसर ये कि बीइंग पाकिस्तानी, मैंने जितनों से बात की है स्पेशली वकला ज़रा से, तो 99% वकला इस पे मुत्तफिक है कि जनाब ये जो बिल आया है ये बहुत अच्छा है। अगर मैंने मुखालफत करनी है तो मैं तो आपको मालूम है कि मैं इस नाजायज हुकूमत को 47 की कहता हूँ। मैं ये थोड़ी देर पहले बात करना चाह रहा था कि नाजरीन, पहला मेरा ख्याल है कि अतीक रहमान साहब पीटीआई से ज़ाहिर बात है वो उनका ताल्लुक है, तो हमारे लिए यहाँ पर खुशआइन बात ये है कि उनने इस स्टूडियो को चूज किया है, पसंद किया है कि मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अवाम को अवामी जो राय है या जो मालूमात है वो देता रहूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अभी अतीक रहमान साहब ने बताया कि अल्लाह का नापसंदीदा लफ्ज जो है वो है तलाक। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो शैतान का सबसे पसंदीदा लफ्ज है वो है तलाक। यानी कि जो अल्लाह ताला है वो हमें जोड़ने की पूरी कोशिश होती है, उनको शैतान की पूरी कोशिश होती है कि इस रिश्ते को तोड़ा जाए। और ये भी लिखा गया है नाजरीन कि जिस शख्स ने दो मियां बीवी की जो नाराजगी है उसकी सुलह करवाई तो उसने आसमान पे यानी कि जन्नत अल फरदौस में अपने लिए एक मस्जिद भी बना ली। तो यहां पर नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह अतीक रहमान साहब जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, तो अभी उन्होंने एक और वादा किया है कि इसके ऊपर एक स्पेशली प्रोग्राम किया जाएगा कि डाइवोर्स है क्या, होती क्यों है और ये क्या है। नाज़रीन, इसके ऊपर है मेरी चंद दिनों से अतीक रहमान साहब से एक बात भी चल रही है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम डाइवोर्स के 2 केसेस हैं, मुख्तलिफ उनमें अफेक्ट हैं, उनको भी हम सामने रखेंगे और उनका देखेंगे कि आया क्या रिजल्ट निकलता है और आने वाले दिनों में इसके लिए क्या बनेगा, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि ये मालूमात जो है अतीक रहमान साहब आपको हर तरह की देना चाहते हैं। फिर नाज़रीन, जाते जाते आपसे यही कहूंगा कि अगर हमारी आपको मालूमात वीडियो पसंद आती है तो खुदारा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी जो मालूमात है, अच्छा सा अच्छा टॉपिक है वो आपके लिए लेकर आ सकें, ताकि जो कह लें कि जो कानूनी दाव पेज होते हैं, अमूमन आप वकीलों के पास जाते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपको जो है कुछ लोग लूट भी लेते हैं। आप वकील के पास तो खैर पहुंचते नहीं हो, मुंशी आपको लूट लेता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे जो यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं अतीक रहमान साहब आपको हर तरह की मालूमात देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको नंबर भी दें इनका साथ साथ में, अगर आप इनसे मालूमात लेना चाहते हैं तो अतीक रहमान साहब का हम वीडियो के ऊपर नंबर भी